प्यारे बच्चों, शर्मा गेस्ट पेपर में टर्म 1 और टर्म 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही वीडियो को भूगोल के बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहले हम लोग टर्म 1 के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल में हो जाएगा चिकित्सा भूगोल का आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता है। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है। तो राजनीतिक भूगोल का। फिर है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो 4.8%। जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राज़ील का कौन सा स्थान है। तो 5वां स्थान है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन से कारक हैं। तो इनमें से सभी है, मतलब भू आकृति, जल की उपलब्धता और जलवायु। ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो 30 करोड़ से कम। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया। तो 1798 ईस्वी में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है। तो वो है खनिज। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाले कारक हैं। तो इनमें से सभी हैं। 10वां है 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। तो 800 करोड़। विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है। तो 72। निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। तो ऑस्ट्रेलिया का। विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। तो प्राथमिक क्रिया। संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है। तो निम्न जन्म और मृत्यु दर को। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो उपयुक्त सभी हैं। मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है उच्च सूचकांक। उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं। तो 53। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है। तो केरल का। इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है। तो पशुपालक ग्राम। च्युइंगगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है, मतलब च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो जेपोटा वृक्ष से। रेडियर कहाँ पाया जाता है। तो अंटार्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में। इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है। तो मानसूनी प्रदेश। फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगाने के लिए किया जाता है। तो कॉफ़ी बागान के लिए। किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन। भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। तो टिस्को। संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है। तो अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा गया है। तो कल्याण के रूप में। लावा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है। तो एंडीज पर्वत। यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीन गॉटमेन ने। जो गांव झीलों तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं, कौन सी प्रतिरूप कहलाते हैं। तो वो होता है वृत्ताकार। भारत में कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है। तो रांची। इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है। तो कैनबरा। मरकाटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है। तो एशिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई थी। तो कार्बूजियर ने। शिकागो शहर किस देश में स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इनमें से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो मछली पकड़ना, क्योंकि यह प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो प्रयागराज। आमूलवादी मतलब रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो मार्क्स का। ये टर्म 1 का क्वेश्चन था। अब हम लोग टर्म 2 के भी क्वेश्चन को देख लेंगे, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है? तो अनियंत्रित अत्यधिक तीव्र और असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। फिर है, राजमार्ग या महामार्ग क्या है? तो ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी हुई है और जिला मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण कस्बों के साथ राज्य की राजधानियों में शामिल हो जाती। इन राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार है। पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? तो पेट्रो रसायन विभिन्न रासायनिक यौगिकों से मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं। भूगर्भ से निकले खनिज तेल के परिशोधन के फलस्वरूप कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। उसी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके कई प्रकार की वस्तुएं बनती है। इसे ही पेट्रोकेमिकल उद्योग कहते हैं। उदाहरण, प्लास्टिक उद्योग, सिंथेटिक वस्त्र उद्योग, उर्वरक आदि पेट्रोकेमिकल उद्योग के उदाहरण हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई यहाँ मिलने वाले खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है। यह एक बहुत बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है जो मुंबई के पास एक उथले समुद्र के तल पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? तो झूम कृषि एक प्रकार की आदिम कृषि है जिसमें जंगल को साफ सफाई करके कृषि की जाती है। झूम कृषि को हस्तांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। फिर है, प्रवास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। किसी दूसरे स्थान में आकर बसने की प्रकृति के आधार पर इस प्रवास को अस्थायी अथवा अस्थायी कह सकते हैं। अस्थायी प्रवास में आए हुए व्यक्ति बसने के बाद वापस अपने मूल स्थान नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। पूरे दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। आठवां क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। तो प्रतिकर्ष कारक या उत्प्रवास वे कारण जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्यम को छुड़वाने का कारण बनते हैं प्रतिकर्ष कारक होते हैं। जैसे भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, बेरोजगारी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के भरण पोषण का अधिक दबाव, असंरचनात्मक सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन आदि के अभाव के कारण प्रवास करते हैं। नौवां है, भारतीय कृषि की किन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो पहला विशेषता है खाद्यान्न की प्रधानता। देश की कृषि खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कृषि कुल उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। फसलों की विविधता, भारत में जलवायु क्षमता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती है। एक ही खेत में एक साथ अनेक फसल बोई जाती है। तीसरा है कृषि का पुराना ढंग। देश में आज भी कृषि पुराने ढंग से की जाती है। मशीनों का प्रयोग नगण्य है, खाद्यान्न का प्रयोग कम होता है और कृषक नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में हिचकते हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय ग्रामीण किसान निर्धन व अशिक्षित हैं। अगला पॉइंट है कृषि मानसून का जुआ। भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून जलवायु पर निर्भर आधारित है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि प्रभावित होती है। हमारे देश की जलवायु व मिट्टी वर्ष भर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, लेकिन वर्षा न होने पर एक भी फसल मिलना कठिन हो जाता है। फिर है कृषि जोत का छोटा आकार। भारत में कृषि जोत या खेतों का आकार छोटा है। देश में कृषि योग्य भूमि भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। इस पर आधुनिक ढंग से कृषि करना कठिन है। फिर उत्पाद कम होना। भारत में अधिकांश कृषि जीवन निर्वाह मूलक गहन कृषि का अभाव है। फलतः कृषि योग्य भूमि की प्राप्तता के बावजूद फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ अत्यधिक कम है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो पहला कारण है जल का असमान वितरण, दूसरा है मानसून की अनियमितता, तीसरा है फसल को पाले या बर्फ से बचाने के लिए, फिर है चौथा मिट्टी को सूख कर कठोर समेकन बनने से रोकने के लिए, और धान के खेतों में खरपतवार की वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है लॉ एश के प्रकारों का वर्णन किया। तो लॉ एश भारत का सबसे प्रमुख संसाधन है। भारत का लॉ एश उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। लॉ एश मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला मैग्नेटाइट, यह सर्वोत्तम प्रकार का लॉ एश होता है तथा भारत में ये केवल दक्षिण राज्यों में पाया जाता है। कुद्रेमुख कर्नाटक, गोवा सेलेम तमिलनाडु, कोझिकोड केरल, और मैग्नेटाइट का 37% भंडार कर्नाटक राज्य में है। फिर है हेमेटाइट। हेमेटाइट या दूसरी सर्वोत्तम किस्म का लोहा लॉ एश होता है। भारत में 80% लोग भंडार इसी का है। मुख्यतः पूर्वी राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में संचित है। फिर है लेमोनाइट, यह तीसरी सर्वोत्तम किस्म का लॉ एश होता है। इसमें कम मात्रा में लोहा पाया जाता है। फिर है सेडेराइट, सस्ते न्यूनतम कोटि का लॉ एश होता है। फिर अगला क्वेश्चन है
कुटीर एवं लघु उद्योग में तीन तीन अंतर स्पष्ट करें। इधर है कुटीर उद्योग, इधर है लघु उद्योग। पहला, कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं, जबकि लघु उद्योगों में सामान्यतः श्रमिक का कार्य करते हैं। दूसरा, कुटीर उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग होता है, जबकि लघु उद्योग में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। तीसरा, कुटीर उद्योगों में स्थानीय मांग की पूर्ति की दृष्टि से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि लघु उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन के बड़े क्षेत्र की मांग को पूरा करता है। चौथा है, कुटीर उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति सामान्यतः स्थानीय स्तर पर की जाती है, जबकि लघु उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से आयातित माल द्वारा होती है। पांचवा है, कुटीर उद्योग में तैयार माल के लिए बाजार स्थानीय होता है, जबकि लघु उद्योग में निर्मित माल का बाजार विस्तृत होता है, अर्थात यह दूरस्थ बाजारों में भेजा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के प्रकारों को लिखे। तो जल, थल एवं वायु में कुछ रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के कारण पर्यावरण में रहने वाले जंतु, पौधे और सभी जीवचारियों को जो भी हानि होती है उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ, तो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। मुख्य प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। यहाँ 24 घंटे कल कारखाने का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वास्थ्य वायु में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है और वृक्षों का अभाव होता है। जल प्रदूषण, कल कारखानों का दृष्टि जल नदी नालों में मिलाकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, जिससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्ला पाँव, लाउड स्पीकरों की कर्णभदक ध्वनि से बहरेपन और तनाव को जन्म देता है। प्रदूषण के दुष्परिणाम, उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। आदमी गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोप का कारण ही प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखानों, वैज्ञानिक साधनों का अत्यधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी वृक्षों का अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। प्रदूषण का निवारण, तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचे रहने के चाहिए कि अत्यधिक वृक्ष लगाए जाए, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए, उनसे निकले प्रदूषण मल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। अगला है उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार के लाभ बताएं। तो जिस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार मानव विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी बुद्धि बल से मशीनीकृत कृत्रिम उपग्रह बनाकर रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और विभिन्न सूचनाएं प्रदान करते हैं। यह आधुनिकतम सुदूर संचार का साधन है। मानव विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने बुद्धि बल से मशीनीकृत कृत्रिम उपग्रह बनाकर रॉकेटों की सहायता अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी चक्कर लगाते हैं, विभिन्न सूचनाएं प्रदान करते हैं। यह आधुनिकतम सुदूर संचार का साधन है। उपग्रह संचार के निम्नलिखित लाभ है। इसकी मदद से सूचनाओं को, यहाँ पर एक ही चीज़ को हम 2 बार लिख दिए हैं गलती से, इसको आप लोग एक ही बार लिखिएगा। फिर है इसका लाभ है, इसकी मदद से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह कुछ सेकंड में पहुंचा सकते हैं। दूसरा, उपग्रह संचार का उपयोग हम विभिन्न चीज़ों में करते हैं, तो इसके अनुप्रयोग कई हैं, जैसे टेलीफोन में, इंटरनेट में, रेडियो आदि के लिए उपग्रह संचार का ही उपयोग होता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु मनुष्य, जीव जंतु तथा वनस्पति जगत के लिए अनिवार्य तत्व है। वायुमंडल हमारे चारों ओर पाया जाता है, जिसमें विभिन्न गैसों का अंश विद्यमान है। जब इसकी समान मात्रा से अधिकता या कमी आ जाती है, तब वायु प्रदूषण की दशा उत्पन्न हो जाती है। वायु प्रदूषण की परिभाषा प्रदूषण निवारण अधिनियम ने, यहाँ हो जाएगा ने, इस प्रकार दी है कि वायु प्रदूषण से वायुमंडल में उपस्थित कोई ठोस, तरल या गैस युक्त पदार्थ जिसमें ध्वनि शामिल है ऐसे संकेंद्रण में अभिप्रेत है, जो मानव
का अन्य जीव प्रणाली या पौधों का पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या हानिकारक होने के लिए प्रवृत्त है। वायु प्रदूषण के कारण को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है प्राकृतिक वायु प्रदूषण, दूसरा है कृत्रिम या मानव प्रदत्त वायु प्रदूषण। तो प्राकृतिक प्रदूषण का कारण प्रकृति है। ज्वालामुखी के विस्फोट से खतरनाक गैसें, लावा, धूल, धुआं निकल कर पहाड़ों या चट्टानें टूट कर गिरना, धूल भरी आंधी चलना, बिजली गिरना आदि प्राकृतिक कारण है जिसमें वायु प्रदूषित हो रही है। मशीनों का कोलाहल भी ध्वनि वायु प्रदूषण का ही एक कारण है। धूल, लौ एश तथा कोयले की खानों की धूल वहाँ काम करने वाले श्रमिकों हो जाएगा, धनिकों नहीं, श्रमिकों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करती है। फ्रीज तथा जेट विमानों से उत्सर्जित होने वाला एरोसोल हानिकारक होता है। धुआं, घरेलू ईंधन को जलाने से उत्पन्न धुआं तथा कारखानों की चिमनियों और ताप बिजली घरों में निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है। धुएं में बिना जले कार्बन के कण, विषैले गैस तथा हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें होती है जो वायु प्रदूषण का कारण है। फिर है उद्योग की बढ़ती संख्या। तीव्र औद्योगिकरण, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुआं जो गैसों के रूप में वायुमंडल में प्रवेश करता है वह भी वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। सीमेंट, ईंट भट्ठा या व रसायनों से संबंधित उद्योगों से अत्यधिक मात्रा में गैसें निकलती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। फिर है कीटनाशकों का प्रयोग। आजकल फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नाश करने के लिए खेतों में अनेक प्रकार के कीटनाशी छिड़काव किए जाते हैं। इस प्रकार के छिड़काव से विषैले रासायनिक वाष्प तथा सूक्ष्म कणों के रूप में वायुमंडल के विस्तृत क्षेत्र वहां पहुंच जाते हैं तथा गंभीर वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। इन रसायनों से आँख और श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। वायु प्रदूषण से मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बढ़ते वायु प्रदूषण और विषैली गैसों के कारण महानगरों में जीवन अत्यंत कठिन हो चुका है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और विषैली गैसों के कारण मनुष्य की श्वास प्रणाली बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी कोई कम घातक नहीं है। कार के इंजन से निकलने वाले धुएं से सिर दर्द व भितली की शिकायत होती है, मतलब जी मिचलाता है। आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है और खून में प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तीसरा है वाहनों के अर्ध जले व जले हुए ईंधन के अवशेषों से धुएं में हाइड्रोकार्बन निकलती है जिससे कैंसर की आशंका रहती है। बड़े वाहन हवा में शीशा छोड़ते हैं जो विषैला है तथा हड्डियों को गलाता है। वायु प्रदूषण के कारण खांसी तथा फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहला कारण है धरातल। धरातल का जनसंख्या के वितरण का बड़ा प्रभाव होता है। यह बात इसी से सिद्ध हो जाती है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 9/10 भाग उन्हीं भागों में रहता है जो साधारणतः समुद्र तल से 600 मीटर से भी ऊंचे हैं। दूसरा है जलवायु। तो जलवायु का जनसंख्या के वितरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। समानतः मानव उन्हीं स्थानों पर रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य तथा उद्देश्य के लिए अनुकूल होती है। तीसरा है जलापूर्ति। जल प्राणी मात्र के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। वनस्पति का जीवन भी जल पर ही निर्भर करती है। अतः सभ्यता मानव का विकास उन्हीं क्षेत्रों की तरफ देखी जाती है जहाँ उसके पीने के लिए पानी तथा कृषि आदि सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा हो। सरकार की नीतियाँ। कई देशों ने सरकार की आवास और प्रवास की नीति भी जनसंख्या पर प्रभाव डालती है। खनिज पदार्थ। किसी स्थान पर पाए जाने वाले खनिजों अथवा शक्ति के साधनों के कारण भी यहाँ जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। इन स्थानों पर लोहा और कोयला खनिज पदार्थ होते हैं, वहाँ क्रमशः जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। औद्योगिकीकरण। कई स्थानों पर पाए जाने वाले कच्चे पदार्थों की उपलब्धता के कारण उद्योग धंधों की उन्नति हो जाती है। चूँकि उद्योग धंधों के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार कम भूमि पर ही उद्योग धंधों के कारण अधिक लोगों का जीवन निर्वाह होता है। अतः औद्योगिकरण भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन है परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो किसी देश के आर्थिक विकास में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन सेवाओं का जितना अधिक विकास होता है उतना ही अधिक गतिशीलता वहाँ के व्यापार व वाणिज्य में देखने को मिलता है। साथ ही वहाँ के लोग भी अधिक क्रियाशील होते हैं। वहाँ के लोगों को तथा व्यापार व वाणिज्य को गतिशील बनाता है क्योंकि पहला, परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा जिससे लोग विनिर्मित व कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया
करते हैं। आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए दूरगति परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। परिवहन से दूरी को कई तरह से मापा जा सकता है। पहला, मार्ग की लंबाई के रूप में, मार्ग में लगने वाले समय के रूप में तथा मार्ग पर यात्रा और आने वाले खर्च के रूप में। परिवहन के साधन के रूप में अनेक विकल्प होते हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु मार्ग परिवहन, जल मार्ग परिवहन तथा द्रव व गैस के लिए पाइपलाइन परिवहन। लोगों को जितनी अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उतना ही अच्छा होगा। परिवहन के संदर्भ में दो बिंदु विचारणीय होते हैं। ए, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अधिक जनसंख्या होने पर अधिक परिवहन सेवाओं की मांग होती है। और बी है, परिवहन का जाल तंत्र जितना विकसित होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक विकसित होगी। दूसरा है, संचार सेवाओं के द्वारा शब्दों में विचारों व संदेशों को, चाहे वह लिखित सामग्री के रूप में हो अथवा श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में, उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे डाक द्वारा, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा तथा दूर संचार सेवा जैसे मोबाइल, दूरभाष, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो व दूरदर्शन के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाना होता है। ये सभी जनसंचार के आधुनिक साधन हैं। इनका लोगों द्वारा जितना विकास व उपयोग होगी, देश आर्थिक रूप से उतना ही प्रगति करेगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखें। तो पहला है खाद्यान्न की प्रधानता। देश में कृषि खाद्यान्न प्रधान है, क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। फसलों की विविधता। भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती है। एक ही खेत में एक साथ अनेक फसल बोई जाती है। कृषि का पुराना ढंग। देश में आज भी कृषि पुराने ढंग से की जाती है। मशीनों का प्रयोग नगण्य है। खाद का प्रयोग कम होता है और कृषक नए वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में हिचकते हैं, क्योंकि अधिकांश भारतीय ग्रामीण किसान निर्धन व अशिक्षित होते हैं। फिर है कृषि मानसून का जुआ। फिर है कृषि जोत का छोटा आकार और उत्पादन कम होना। अगला है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ झरिया है, झ नहीं हो जाएगा, केवल झरिया। झरिया, तलचर, नवेली, कोरबा और सिंगरौली। तो यहाँ पर दर्शाया हुआ है। यहाँ आप लोग एक नज़र देख सकते हैं। यहाँ जो क लिखा है वहाँ क नंबर मतलब झरिया है। ख में आपका क्या है, तो ख में है तलचर, तो यहाँ पर आपका तलचर है। फिर है आपका ग में नवेली, तो ग का है नवेली यहाँ पर है। फिर है आपका कोरबा, तो कोरबा आपका यहाँ पर है और सिंगरौली आपका यहाँ पर है। तो एक इस मानचित्र को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए और निशान लगा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।